Good morning all of you. Today we are going to start our next chapter of our Indian economy, economic reforms since 1991, or new economic policy. Before starting our chapter, I will tell you something about our economic system before independence. As we all know that before independence our economic system is not so better. हमें पता है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत तरह से एक्सप्लॉइट किया हमारी इकोनॉमी को और हमारे रिसोर्सेज का जो है अपने बेनिफिट्स के लिए ही इस्तेमाल किया. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947 से लेके 1950 तक इंडिया ने कई 5 ईयर प्लान्स बनाए, ठीक है, जिनमें हमारी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए अलग अलग तरह के स्टेप उठाए गए. इसके बाद भी हमारी इकोनॉमी में इतना इंक्रीमेंट नहीं हो पाया जितना हमें चाहिए था, ठीक है. इसीलिए 1991 में कुछ रिफॉर्म्स किए गए, यानी कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए जिससे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बेटर हो सके. सो व्हाट आर दीज काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसमें? बेसिकली 3 हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए. these are called the components of Indian new economic policy, like liberalization, privatization and globalization. Okay, as you can see in the picture, liberalization, privatization and globalization, ये 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी में किए गए ड्यूरिंग 1991. सो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन किया गया किसके बदले में? लाइसेंसिंग की जगह पे. जहाँ पहले हर एक उद्योग को स्थापित करने के लिए, हर एक इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, तो उस लाइसेंस पॉलिसी को लिबरलाइज कर दिया गया, यानी कि उसको आसान कर दिया गया, बहुत ही सिंपल जो है उसका प्रोसेस कर दिया गया. सेकेंड थिंग इज़ प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पे गवर्नमेंट ने 1947 में 5 ईयर प्लान्स में ये डिसाइड किया था कि कई उद्योगों के लिए, कई इंडस्ट्रीज़ के लिए कोटा निर्धारित कर दिए गए थे, ठीक है. कोटा या इंडस्ट्रीज़ के लिए कोटा बना दिए गए थे कि इन उद्योगों को केवल पब्लिक सेक्टर ही स्थापित कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता. तो उस कोटा की जगह पे प्राइवेटाइजेशन किया गया, ठीक है. एंड द थर्ड रिफॉर्म इज़ बेस्ड ऑन द ग्लोबलाइजेशन, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स में बहुत सारे टैक्सेस जो हैं इम्पोज किए थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, ठीक है. उन टैक्सेस में डिडक्शन दिया गया ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा मिले और ग्लोबलाइजेशन यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो है ट्रेडिंग हो सके. दस LPG वाज सेट टू प्लेस LPQ. LPG मीन्स liberalization, privatization and globalization, and LQP means licensing, quota and परमिट्स, ठीक है. परमिट्स यानी कि जो हमें पहले परमिशन लेनी पड़ती थी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, जहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, एक बहुत बड़ा प्रोसेस जो है वो पूरा करना पड़ता था, तभी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाते थे. तो उस चीज़ में जो है छूट मिल गई. नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? लाइक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स इज द सेम थिंग, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. नाउ फर्स्टली डिस्कस अबाउट द लिबरलाइजेशन इन डिटेल. लेट्स डिस्कस. What do you mean by liberalization? Liberalization of the economy means freedom of the producing units from direct or physical control imposed by the government. जहाँ पहले गवर्नमेंट हर एक उद्योग पे, हर एक इंडस्ट्री पे डायरेक्टली जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी, कंट्रोल बना के रखे हुए था, तो उस चीज़ में छूट दे दी गई जिसे कहा गया लिबरलाइजेशन. तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों का क्या क्या बेनिफिट्स हमारे इंडस्ट्री को मिले, हमारी इकोनॉमी को मिले, ठीक है. सो फर्स्ट, प्रायर टू 1991 गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज सेवरल टाइप ऑफ कंट्रोल ऑन प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. जहाँ पहले गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इकोनॉमी में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, तो उस सिस्टम को ख़त्म करके गवर्नमेंट ने उस प्राइस कंट्रोल को ख़त्म करके बहुत बड़े बिजनेसेस हाउसेस को सेटअप करने की रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया गया, लाइसेंस पॉलिसी को छोटा कर दिया गया, इजी बना दिया गया, स्टेप भी उसमें कम हो गई. Second, it was experienced by the government that several shortcomings had emerged in the economy on account of these controls. गवर्नमेंट ने क्या एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें हमारे इकोनॉमी में मर्ज करने की ज़रूरत है, यानी कि हमें कंट्रोल जो है कुछ ही चीज़ों पे करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड जो है हमारी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए. दिस कंट्रोल हैड गिवन राइज टू करप्शन. जो अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है तो इससे क्या होता है, करप्शन बढ़ता है, बहुत डिले हो जाता है ड्यूज़ में, ठीक है.
एंड द लास्ट पॉइंट इज ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो लगातार इसकी वजह से, कंट्रोल की वजह से, लाइसेंसिंग पॉलिसी की वजह से डाउनवर्ड आ रही थी, जिसके इन सभी पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इन सभी की वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमें लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। दीज आर द फैक्टर्स के जिन्हें इमेजिन करके गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमें कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन की ज़रूरत है। अब ये लिबरलाइजेशन जो है उसमें कौन कौन से सेक्टर्स, किन किन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स हुए, कहाँ कहाँ बदलाव किया गया लिबरलाइजेशन पॉलिसी में। और फर्स्ट सेक्टर इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स करना, लिबरलाइजेशन का देखो सीधा सीधा कनेक्शन हमने अभी तक पढ़ा है कि इंडस्ट्री सेक्टर से है, ठीक है। इंडस्ट्री सेक्टर को ही लिबरलाइज किया गया है, लाइसेंसिंग पॉलिसी से फ्री किया गया है। सो और फर्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स जो हुए हैं उनकी वजह से, ठीक है, उनको वजह से क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, जीडीपी ग्रो अप होगा, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट इन डिटेल। फर्स्ट पॉइंट इज एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब है कि जहाँ पे हर एक उद्योग को स्थापित करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, उस चीज़ को कम कर दिया गया। यानी अब हमें सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज ही ऐसी हैं हमारे देश में कि जिनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो वो बिना लाइसेंस के स्टार्ट कर सकता है। ये 5 इंडस्ट्रीज़ में हम कौन कौन सी इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करते हैं? लिक्विड, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस केमिकल्स। इन सभी 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी उद्योग जो है बिना लाइसेंस के इजीली स्टार्ट किया जा सकता है। सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब है कि जहाँ पे हर किसी उद्योग में, हर किसी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता था, गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्टेड रखती थी, उन चीज़ों को छोड़ के अब सिर्फ 2 ऐसी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं कि जिन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है, जो पूरी तरह से पब्लिक इंडस्ट्रीज हम कह सकते हैं। पहले ये कितनी थी? 17 से इनसे रिड्यूस करके किया गया 8, बट 2010 to 11 में ये 8 से भी रिड्यूस करके 2 कर दी गई हैं। दीज 2 इंडस्ट्रीज आर एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज जो है वही सिर्फ अब तक पब्लिक सेक्टर में है, इनके अलावा सभी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। थर्ड इज डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज़। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज़ का मतलब है कि जितनी भी हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है प्रोडक्शन कर रही हैं, उनको डी रिजर्व कर दिया गया, यानी कि उन्हें लिबरलाइज कर दिया गया, उन्हें छूट दे दी गई है अपने हिसाब से अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की, ठीक है। अपने रिसोर्सेज को वो किस तरह से एलोकेट करें, उसे इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का अपनी तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, ठीक है। पहले क्या था कि आपके लिए एक कोटा निर्धारित कर दिया, लाइसेंस में ये दे दिया गया कि आप जो है इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। बट अब क्या है कि आप अपने मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है आपका प्रोडक्शन, आप डिमांड और सप्लाई को देखते हुए अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस का जो डिसीजन है अब प्रोड्यूसर की चॉइस पे डिपेंड करता है, ना कि उसके लिए गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास करेगी। नेक्स्ट थिंग इज फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। हमारे इकोनॉमी में जहाँ पहले कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, वहीं लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद क्या किया गया कि कैपिटल गुड्स को अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्री हैं, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी बेटर हो, हम नई तरीके की चीज़ों को जो है प्रोड्यूस कर पाएँ। तो इसीलिए कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट्स को फ्री कर दिया गया कि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट जो है कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट के साथ किसी तरह के कोई एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट सेक्टर इज़ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इज़ रिलेटेड टू द जो हमें फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं? और बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एज यू आर नो दैट RBI एंड अदर कमर्शियल बैंक्स आर इन्वॉल्व इन बैंकिंग एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा जो भी सेक्टर्स हमें फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे आप शेयर डिबेंचर्स को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप क्या करते हैं, अपनी इंडियन करेंसी को या किसी एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज करने का काम करते हैं।
इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज़ रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय RBI। इंडिया में क्या है कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर है, हमारा पैसे से संबंधित जो भी लेन देन होता है वो RBI कंट्रोल करता है उस चीज़ को। तो पहले क्या होता था कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो सभी RBI के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें रेगुलेट कौन कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एज ए रेगुलेटर जो है RBI काम कर रहा था, बट नाउ सिचुएशन इज़ चेंज्ड और अब जो RBI है वो एक रेगुलेटर की तरह काम ना करके एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, यानी अब वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ना कि सिर्फ रेगुलेट करता है, ठीक है। एज ए रेगुलेटर क्या करता था RBI, क्या करता था कि वो सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए एक इंटरेस्ट रेट फिक्स कर देता था, यानी कि उनका स्ट्रक्चर जो है क्या होगा वो कमर्शियल बैंक्स का RBI उसको फिक्स कर देता था। बट नाउ एक फैसिलिटेटर के तौर पे RBI सिर्फ उनको गाइड करता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स को फ्री छोड़ दिया गया है कि वो अपने हिसाब से अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द रोल ऑफ आवर फाइनेंशियल सेक्टर। तो इसी तरह से क्या है कि कुछ हमारे जो एक्सचेंज मार्केट है उसमें भी, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है या फिर हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, उन्हें भी लिबरलाइज कर दिया गया, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हें यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए फ्री कर दिया गया। अब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट, हमारे देश में इन्वेस्ट इजीली कर सकता है। ऐसा किस लिए किया गया है? कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपटीशन की वजह से हमारा जो है बिजनेस भी ग्रो करेगा। So this is a second sector of reforms. Now third sector of reforms is fiscal reforms. फिजिकल रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि जब आप गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड कोई भी रिफॉर्म करती है, यानी कि जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसीज़ जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। और उस पॉलिसी में जो बदलाव, जो रिफॉर्म्स होता है उससे रिलेटेड रिफॉर्म्स को बोलते हैं फिजिकल रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट की जो फिजिकल रिफॉर्म्स हैं उनमें प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखिए, गवर्नमेंट की इनकम का एक मेन सोर्स होता है टैक्सेस, ठीक है। गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर अपनी इनकम टैक्सेस के ज़रिए ही गेन करती है। तो यहाँ हम टैक्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि टैक्सेस जो है हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं कि जिसमें पेई जो है डायरेक्टली उसको इम्पोज अपने ऊपर करता है, यानी कि वो अपने टैक्सेस को किसी दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकता, तो उनको कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक प्रोड्यूसर जो है वो अपनी प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि अपने किसी प्रोडक्शन पे टैक्स पेमेंट कर रहा है तो वो उसको डायरेक्टली बियर कर रहा है, डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है। इनडायरेक्टली टैक्सेस वो होते हैं कि जिसे एक पेई जो है डायरेक्टली पेमेंट ना करके उसे इनडायरेक्टली अपने कंज्यूमर से जो है रिसीव कर लेता है, जैसे कि GST वगैरह है। अब कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी सेलर है, अगर कोई चीज़ सेल कर रहा है तो वो अपने टैक्सेस को उसमें ऐड करके इनडायरेक्टली कंज्यूमर से रिसीव कर लेता है। तो इस तरह से हम टैक्सेस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इसके लिए बर्डन उसी पे पड़ता है जो डायरेक्टली पेमेंट करने के लिए लायबल है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन जो है डायरेक्टली पेयर पे नहीं पड़ता है, वो इनडायरेक्टली उसको अपने कंज्यूमर से रिसीव कर लेता है। सो दीज आर द कैटेगरी फॉर टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो लिबरलाइजेशन पॉलिसी में हम इस चीज़ के बारे में, फिजिकल रिफॉर्म्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या किया गया कि गवर्नमेंट की जो पहले टैक्स पॉलिसी थी वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी थी, यानी कि एक लंबा प्रोसेस टैक्स पेमेंट के लिए पूरा करना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या किया गया है कि उस टैक्सेशन के बर्डन को कम कर दिया गया, उस प्रोसेस को सिंपल कर दिया गया है, मॉडरेट कर दिया गया है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन उसमें आ गया है। तो टैक्स पेमेंट ईजीली होता है और लोग उसको पेमेंट करने से बचते नहीं, ठीक है। फोर्थ रिफॉर्म इज एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में आपका आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। इसमें आपके दो सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। अब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्या होता है कि देखो, अभी हमने पीछे भी एक डिवैल्यूएशन के बारे में जो है कुछ हमारी सुना था कि डिवैल्यूएशन करेंसी का हो जाता है। सो जब हम अपनी करेंसी की वैल्यू को फॉरेन करेंसी के कंपेयर में कम कर देते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, ठीक है। तो 1991 में क्या किया गया रिफॉर्म्स में, हमारी इंडियन करेंसी को डिवैल्यूएशन कर दिया गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ? देखो, आप कहोगे कि करेंसी की वैल्यू कम हो गई तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, बट इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा होता है। अगर हमारी करेंसी सस्ती हो जाती है तो जो फॉरेन मार्केट है उसमें हमारा चीज़ें, हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारा सेलिंग जो है वो बढ़ेगा फॉरेन मार्केट में।
सेकंड थिंग क्या होगी कि हमारे देश में जो है फॉरेन करेंसी की क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर लोग इन्वेस्ट करेंगे, अगर इंडियन चीज़ें सस्ती हो रही हैं, वैल्यू सस्ती हो रही है, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो जिससे क्या होगा, हमारे पास यूएस डॉलर की और ब्रिटिश पाउंड की जो है वो वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए 1991 में हमारी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया गया। एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब है कि जब आप ऐसी, पहले क्या था कि जब रिस्ट्रिक्टेड था तो उस टाइम पे आप बहुत इजी तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस थी आपको हमारे देश के ऊपर। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो कई तरह के टैक्सेस जो है आपको पे करने पड़ रहे थे। बट नाउ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को सिंपल कर दिया गया है और अब जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया है, ना कि कोटा टैरिफ को हटा के सिर्फ इस बात पे ध्यान दिया गया है कि किसी न किसी तरह हमारे देश की ग्रोथ हो, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो है हमारे देश में बना पाए। So these are the 4 sectors where the reforms will be implied in लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन सेक्टर पे इन 4 सेक्टर्स में रिफॉर्म्स हुए थे। इसके अलावा हमारे पास प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है। ये टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो कंटिन्यू स्टडी टिल हियर एंड प्रिपेयर नोट्स इन योर नोटबुक टिल हियर अप टू द टॉपिक ऑफ लिबरलाइजेशन। ओके, आई विल सेंड यू सम पिक्स फॉर द टॉपिक एंड यू हैव टू मेक नोट्स इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू।